जोड़े जाने की संभावना है। आप कुछ अतिरिक्त चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं कहीं से तो उसको आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक जो तरीका आप लोग ग्रुप में भी आंसर लिख कर दे रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मेरे पढ़ाए हुए से अलग कोई किताब उठा करके और उससे छाप करके आंसर लिख दें, तो वो भी गलत तरीका है। पहली बात तो ये बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, तो वो आपकी अपनी भाषा शैली होनी चाहिए। और दूसरी बात की भाषा शैली को थोड़ा सशक्त करना है, और उसके लिए मैंने एक तरीका बताया कि सीधे सीधे जो मैं बता रहा हूं इसको ही आप लैंग्वेज फॉर्मेट में सेम चीज को डालिए ना, पहले इतना काम कीजिए, बाकी अपने आप होने लगेगा। आप पूरा रट के भी जाइएगा तो पूरी तरह से वही चीज आप नहीं लिख पाइएगा जो आप रट के जा रहे हैं। तो वॉट एवर यू स्टडी यू रिमेंबर that is not possible to write down in the classroom same thing। तो जो सेम चीज आप कितना भी रट लीजिएगा, कितना भी याद कर लीजिएगा, सेम चीज नहीं लिखाएगा, वो आपकी अपनी भाषा शैली आ जाएगी। तो लेकिन उससे पहले ये काम करना है कि जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया था आज एक सेक्शन हम लोग कला एवं संस्कृति के अंतर्गत करेंगे मधुबनी पेंटिंग। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मधुबनी पेंटिंग अंडर द आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। तो बिहार की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत मधुबनी पेंटिंग के विकास पर, चूंकि अभी तक पूछा नहीं गया प्रश्न यहाँ से, क्वेश्चंस वेयर नॉट आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट फ्रॉम मधुबनी पेंटिंग बट इट में बी आस्क्ड। तो पूछा जा सकता है क्योंकि मधुबनी पेंटिंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। तो बिहार की कला एवं संस्कृति का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे बिहार को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट बिहार थ्रू द मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जापान वगैरह में पुरस्कृत किए गए हैं, प्राइज दिए गए हैं। मधुबनी पेंटिंग के जो कलाकार हैं उनको पेंटर्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग वेयर अवार्डेड इन जापान। तो जापान में पुरस्कृत किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलती है बिहार को मधुबनी पेंटिंग से, तो इसीलिए इसका महत्व है और प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना रहेगी। चूंकि पहले के जो टीचर थे वो बोलते थे कि ये मत पढ़ो, सिर्फ इतना 3 पढ़ लो उससे आ जाएगा, तो अब ये चीजें धारणा टूट रही है। मैंने पहले भी बताया था कि एक सामान्य सा प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि वो पूरी तरह से कला एवं संस्कृति के विकास पर। कुछ लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेंस राइटिंग ग्रुप में कैसे ऐड हो पाऊंगी, तो मैंने जो मिशन 50 का जो सामान्य ग्रुप है आप उस ग्रुप में भी आंसर लिखेंगी तो उस पर कमेंट मैं करूंगा। लोगों ने मुझे पर्सनली भी सेंड किया है आंसर, उस पर भी मैंने कमेंट किया है, मैंने बताया है कि किस तरह से लिखना है, कहाँ गलतियां हो रही हैं वो भी मैंने बताया। तो आप आंसर लिख करके ग्रुप में, और चूंकि ग्रुप में कैसे जुड़ना है उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि मिशन 50 का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आप लिंक से ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है, और आंसर लिख करके। और दूसरी बात की मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो पहले मेरा तरीका आप अपनाइए उसके बाद फिर अपना दिमाग लगाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं ना कि अपना दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं तो उसमें समस्या होगी। और जैसे आज फिर मैं उसी चीज को बताने जा रहा हूं कि बिहार की कला एवं संस्कृति में जैसे पटना कलम पूछ दिया, मौर्य कला पूछ दिया या मधुबनी पेंटिंग पूछ दिया गया, तो आप लिखेंगे कैसे। पहले तो मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट डिवाइड आंसर इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो आप उत्तर को विभिन्न भागों में बांटिए। जैसे मधुबनी पेंटिंग पूछा गया तो इसके क्या क्या भाग हो सकते हैं उसको आपको समझना होगा। अगर मधुबनी पेंटिंग की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट मधुबनी पेंटिंग देन एन इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्रेफिटी आर्ट। इसका एक महत्वपूर्ण भाग है भित्ति चित्र, यानी दीवार पर जो चित्र बनाया जाता है। और इसके अलावा इसमें जो आंगन में जो सजाते हैं, आंगन में जो डेकोरेट करते हैं, जिसको अरिपन कहते हैं, तो अरिपन का एक इंपॉर्टेंस है। तो ये 2 महत्वपूर्ण भाग हैं इसके। इसके बाद के जो आंसर होंगे तो इस चित्रकला को लोकप्रियता कैसे मिली, हाउ इट बिकेम पॉपुलर। देन आफ्टर दैट कि चित्रकला की मुख्य शैलियां कौन कौन सी हैं, मेन
स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, जिसमें कि आप देखेंगे कि भरनी कला और जो 2 पार्ट है इसका आगे हम लोग देखेंगे, तो वो चित्रकला का की मुख्य शैलियां क्या क्या हैं, और तब फिर एट लास्ट निष्कर्ष पे जाएंगे। अब इसी में जो ये लोकप्रियता हासिल हुई, इट बिकेम पॉपुलर, तो इसकी पॉपुलैरिटी के अंतर्गत इट बिकेम पॉपुलर, इसकी पॉपुलैरिटी के अंतर्गत आप देखेंगे कुछ कलाकार हैं जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। देयर आर सम पेंटर्स, द आर्टिस्ट हु मेड मधुबनी पेंटिंग रिनाउंड एट वर्ल्ड लेवल, तो इंटरनेशनल लेवल, तो उसके बारे में हम लोग को करना है। लेकिन मुख्य रूप से ये 2 पार्ट हैं, भित्ति चित्र है, अरिपन है। अब भित्ति चित्र के अंतर्गत किस किस पॉइंट पर हम लोग को ध्यान देना है, वो हम लोग को देखना है। तो अगर कुछ नहीं आ रहा है और आपको जस्ट फटाफट में लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 6 पार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। 6 पार्ट को एक्सप्लेन करने में अगर 2 पार्ट में, यानी कि ये 3 पार्ट अगर देखा जाए, यानी कि 2 पार्ट अगर एक पेज में आता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 पार्ट है तो 3 पेज में आप लिख सकते हैं। लेकिन 3 पेज में ही नहीं आएगा, क्योंकि फिर भित्ति चित्र को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, अरिपन को एक्सप्लेन करते हैं, या मधुबनी पेंटिंग के पेंटर्स वगैरह के बारे में बताते हैं, तो वो 4 साढ़े 4 पेज तक चला जाएगा। तो वो जब कुछ नहीं आ रहा है तो उस समय कैसे लिखेंगे ना, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं, जो आप जानते हैं उसको मजबूत कीजिए, स्ट्रांग कीजिए, मेक योर नॉलेज स्ट्रांग। पर्सनल जो आप बोल रहे हैं, पर्सनल नंबर, ये आप ग्रुप में ऐड होंगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि मेरा नंबर कौन सा है, तो आप ग्रुप में पहले ऐड हो जाइए। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, बिहार की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत मधुबनी पेंटिंग की व्याख्या करें, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने बार बार कहा है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए। आज किसी ने एक ग्रुप में एक आंसर लिखा था, जिसमें कि मौर्य कला का आंसर का पहला पेज उन्होंने डाला था। तो उसमें आपने क्या किया कि स्टार्ट तो ठीक किया मेरे तरह से, लेकिन लास्ट लाइन में आपने राजप्रसाद के बारे में बता दिया। तो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन नहीं करना है, इंट्रोडक्शन में केवल क्लियर करना है कि आपने कोई प्रश्न को समझ लिया है। यानी आपका इंट्रोडक्शन देखकर टीचर को यह पता चल जाता है कि आपने प्रश्न को समझ लिया है, आप उसका उत्तर देने में सक्षम हैं, और आप आगे क्या लिखने जा रहे हैं वो आपको पता है। तो इंट्रोडक्शन का यही मतलब होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब नहीं है कि आप ज्यादा ज्ञान दिखाइए, इंट्रोडक्शन में केवल अपनी समझ दिखाइए कि आपने प्रश्न को समझ लिया है। इन इंट्रोडक्शन यू कम टू नो अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, टीचर जो है, टीचर केम टू नो दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो प्रश्न को आप समझते हैं, ये टीचर जानते हैं आपके इंट्रोडक्शन में। सो ट्राई टू क्लियर और क्लैरिफाई द क्वेश्चन इन इंट्रोडक्शन में। और जब कंक्लूजन पे जाते हैं तो इंपैक्ट पड़ता है या उसके जो रिलेवेंस है वो सब कंक्लूजन में जाता है। इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोड्यूस करना, तो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है। अब क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे यहाँ पर बिहार की कला एवं संस्कृति में मधुबनी पेंटिंग की व्याख्या करें, तो एक्सप्लेन मधुबनी पेंटिंग अंडर द आर्ट एंड कल्चर। तो इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो एक सिंपल सा पॉइंट जो मैंने शुरू से बताया है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। मधुबनी पेंटिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। कितना सिंपल है, लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस करना है। मौर्य कला क्या है, मौर्य कला बिहार की कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। फिर उसके बाद अगर उसी तरह से पाल कला आया तो कुछ भी आता है तो बस उसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसी एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में एक जो लास्ट लाइन मैंने बताया था इंट्रोडक्शन का, वो ये हो सकता है कि इसे विस्तृत अर्थों में समझे जाने की आवश्यकता है। इट कैन बी अंडरस्टूड इन ब्रॉडर वे, तो ब्रॉडर विस्तृत अर्थों में, इन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, तो विस्तृत शर्तों में, बृहद परिप्रेक्ष्य में, इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो इसमें आप जो भूमिका का इंट्रोडक्शन का पहला लाइन और अंतिम लाइन मैंने बता दिया कि ये आप दे सकते हैं।
पहला लाइन तो हो जाएगा यही कि मधुबनी पेंटिंग बिहार की कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है, और उसी इंट्रोडक्शन का अंतिम लाइन हो सकता है, इसे विस्तृत अर्थों में समझे जाने की आवश्यकता है, इसे बृहद परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, इसे निम्नलिखित समझा जा सकता है। तो इस तरह से करके आप लास्ट लाइन दे सकते हैं। अब बीच में अगर थोड़ा सा भी उसके बारे में पता नहीं है तो आप लिख नहीं सकते हैं। अब जैसे भित्ति चित्र है, अरिपन है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, तो आप इसको बीच में दे सकते हैं कि मधुबनी कला, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला बिहार की कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसने बिहार को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की है। इसके अंतर्गत भित्ति चित्र एवं अरिपन दो प्रमुख रूप है। इसे विस्तृत अर्थों में समझे जाने की आवश्यकता है। एकदम सिंपल, मैं जस्ट बता रहा हूं कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे। जो परेशानी होती है वो परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो बिहार की कला एवं संस्कृति का बाकी तो मैं दे ही रहा हूं, आपको सबको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, लेकिन जब कुछ नहीं पता है तब आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाइएगा, वो एक चीज है। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये जस्ट मैंने बताया कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले भूमिका देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर भित्ति चित्र के बारे में, ग्रेफिटी आर्ट के बारे में बताएंगे, फिर अरिपन आर्ट के बारे में बताएंगे, अरिपन भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है, फिर पॉपुलर फॉर्म ऑफ मधुबनी पेंटिंग, मेन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड कंक्लूजन। ये शॉर्ट में ये मैंने बता दिया कि इतने भाग में आप बांट के देख सकते हैं। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन बड़ा होगा। और आजकल एक चीज और याद रखिएगा, चूंकि अगर यूपीएससी को के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूपीएससी की तरह प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति डेवलप रही तो कुछ नहीं, ये यहां भित्ति चित्र से क्वेश्चन दे सकता है, ये अरिपन से क्वेश्चन दे सकता है कि मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत अरिपन का क्या तात्पर्य है, यह मधुबनी चित्रकला को किस तरह से प्रकट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो पहले या अभी भी यूपीएससी के स्तर पर पूछे जा रहे हैं। तो आपको तैयार रहना होगा, हर चीज के लिए तैयार रहना होगा, तभी बदलते हुए स्वरूप के अंतर्गत आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्लियर? तो बिहार की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत मधुबनी पेंटिंग की व्याख्या करें तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। एट फर्स्ट कम टू इंट्रोडक्शन, और बिल्कुल मैंने क्लियर करके रखा है जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को ही आप सीधे लिख देंगे तो ये हो जाएगा। क्या है? बिहार के पारंपरिक एवं प्राचीन कला का एक रूप मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल एंड एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार, आर्ट ऑफ बिहार। इतिहास, इसका इतिहास काफी प्राचीन है, किंतु हाल के दशकों में इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, क्योंकि बहुत पहले से जब मधुबनी यानी कि मिथिला क्षेत्र के जो घर आंगन में यह प्रयोग किया जाता रहा प्राचीन काल से, लेकिन हाल के दिनों में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिली तो फिर मधुबनी पेंटिंग के बारे में लोग चर्चा करने लगे, तो प्रसिद्धि मिली। तो इट्स हिस्ट्री इज वेरी ओल्ड, इसका इतिहास काफी प्राचीन है, बट इट गॉट पॉपुलैरिटी इन रिसेंट डिकेड्स, किंतु हाल के दशकों में इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, अब इसी में आप ये यहां पर एक पॉइंट दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसने बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर पहचान दिलाई है। इट गेव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बिहार ऑन इंटरनेशनल लेवल, ये एक पॉइंट दे सकते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मधुबनी पेंटिंग के जो पेंटर हैं, भले पुरुष एक आधा हो गए तो हो गए, लेकिन मुख्य रूप से यह महिलाओं के द्वारा, ये पूर्ण रूप से इसमें महिलाओं की भूमिका होती है। तो यहां पर है महिलाओं की पूर्ण भूमिका वाली इस कला के दो रूप हैं, भित्ति चित्र और अरिपन, जिसे विस्तृत अर्थों में समझे जाने की आवश्यकता है। तो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ दिस आर्ट विथ फुल रोल ऑफ वीमेन, ग्रेफिटी आर्ट एंड अरिपन, which can be understood in broader perspective। तो आप इसको हो गया आपका इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं, बुक इस लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। मैंने जो पॉइंट बताया बहुत सरल पॉइंट है, कहीं भी आप लिख सकते हैं कि बिहार की कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग मधुबनी पेंटिंग है, महत्वपूर्ण भाग
पटना कलम है, महत्वपूर्ण भाग मौर्य कला है, महत्वपूर्ण भाग पाल कला है। अब थोड़ा हट के काम करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं ना है कि जूता चप्पल को सर पे रख के चलेंगे। हट के करने का मतलब यह है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एट्रैक्टिव होना चाहिए। कुछ लोग जो लिख करके डाल रहे हैं ग्रुप में, तो मैं जो देख रहा हूं कॉपी में, आप मतलब ये हुआ कि जैसे तैसे लिख दे रहे हैं। कॉपी को सजाना सीखिए, मतलब दिखने में लगना चाहिए आकर्षक। और ये कैसे होगा, तो आप जैसे कि अगर लाइन आपका नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर नीचे लाइन जा रहा है तो ये भी गड़बड़ है। कोशिश कीजिए सीधी लाइन जाए, कोशिश कीजिए कि चीजों को प्रेजेंट। और दूसरी बात, एक और चीज याद रखिएगा, एक आंसर राइटिंग का जो एक फॉर्मेट है, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हटा के लिखिए, यहां से नहीं। यहां आपने उत्तर दे दिया, आंसर दे दिया, यहां से लिखना आपने शुरू किया तो इस तरह से लिखना शुरू किया। और जब ये पैरा चेंज होगा तो ठीक यहां से पैरा चेंज कर रहे हैं। और अगर इसमें कोई पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को 1 2 इस तरह से देखिए। प्रेजेंटेशन अच्छा लगना चाहिए, दिखने में बढ़िया लगना चाहिए। यानी तो अगर कोई स्ट्रक्चर बना करके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप अपने कॉपी को कितना एट्रैक्टिव, जरूरी नहीं है कि गोल मटोल लिखें, लेकिन गोल मटोल ना लिख करके आप सजा के तो लिख सकते हैं, सजा तो सकते हैं। और वो सजाने की आदत जब आपकी हो जाएगी ना, तो वहां अपने आप वैसे ही आंसर लिखाएगा। तो ये आप अपनी आदत में डालिए। जैसे तैसे अनचाहे मन से जब आप लिखना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप वो चीज नहीं लिख पाते हैं जो वास्तव में लिखना चाहिए। और कई बार क्या होता है ना, आप जो जानते हैं वो बहुत एट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन इतना एट्रैक्टिव है कि टीचर देखने पर मजबूर हो जाता है। तो ट्राई टू मेक योर कॉपी एट्रैक्टिव। तो कॉपी को एट्रैक्टिव, आकर्षक बनाने का प्रयास कीजिए। क्लियर? तो इट वाज द इंट्रोडक्शन। अगर पूछता है क्वेश्चन कि मधुबनी कला पेंटिंग की व्याख्या करें बिहार की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत, तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि बिहार के पारंपरिक एवं प्राचीन कला का एक रूप मधुबनी पेंटिंग है। इसका इतिहास काफी प्राचीन है, किंतु हाल के दशकों में इसे प्रसिद्धि मिली है। इसने बिहार को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। महिलाओं की पूर्ण भूमिका वाली इस कला के दो रूप हैं, भित्ति चित्र और अरिपन, जिसे विस्तृत अर्थों में समझे जाने की आवश्यकता है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। क्लियर? अब इंट्रोडक्शन के बाद जाएंगे तो दो रूप है, एक भित्ति चित्र है, दूसरा अरिपन है। तो यू हैव टू क्लैरिफाई व्हाट इज ग्रेफिटी आर्ट एंड व्हाट इज अरिपन। तो ग्रेफिटी क्या है, अरिपन क्या है? भित्ति चित्र मतलब दीवार पे बनाना, दीवार पे चित्र बनाना। और ये जो दीवार पर जो चित्र बनाया जाता है वो दो तरह के चित्र होते हैं। एक जो शादी विवाह से संबंधित होता है और एक पूजा पाठ से संबंधित होता है। तो जनरली क्या होता है ना कि यहां पर देखिएगा कि घर सब में बोलते हैं ना गोसाई घर, गोसनी घर। गोसनी घर, गोसाई घर मतलब क्या हो गया, ईश्वर वाला घर। और दूसरा क्या होता है, शादी में एक पार्टिकुलर एरिया होता है जहां पर कि जो दूल्हा दुल्हन को रखा जाता है, तो वो उसको कोहबर बोलते हैं। तो एक कोहबर घर होता है, एक गोसनी घर होता है। तो इन दोनों के अंतर्गत इसका जो है भित्ति चित्र की गोसाई घर, गोसनी घर है जो गॉड का द फॉर्म ऑफ, तो गोसनी होम दैट मीन्स की द होम ऑफ गॉड, तो भगवान का घर। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो चित्रण होगा वो ईश्वरीय होगा, ईश्वर संबंधी, भक्ति संबंधी होगा। और जो कोहबर घर होगा, कोहबर होम होगा, तो वहां क्या होगा, तो वहां लव रिलेटेड होगा, प्रेम से संबंधी होगा। तो इस तरह का जो चित्रण, तो आप लिखेंगे कि अब फिर ये भित्ति चित्र दे करके पॉइंट दे के उसको एक्सप्लेन मत कीजिएगा। मैंने अभी तुरंत बताया है कि सीधे पैरा में लिखना है। मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत भित्ति चित्र एक महत्वपूर्ण भाग है। भित्ति चित्र के 3 प्रमुख रूप हैं। अब ये 3 प्रमुख रूप है ना, यहां एक और पॉइंट याद रखिएगा, इसको आप चाहें तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहां पर क्या होगा कि भित्ति चित्र करके और ये स्ट्रक्चर बना करके अब फिर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, भित्ति चित्र दे करके ऐसे कर सकते हैं। अब फिर ये लिख करके एक गोसनी घर की सजावट, दूसरा कोहबर के घर की सजावट और तीसरा कोहबर घर के कोणीय
कोणीय की सजावट। एक कोहबर घर होता है, घर का दीवार होता है, और दूसरा उसका कोना होता है, कॉर्नर होता है, तो कॉर्नर की सजावट। तीनों को दे करके फिर देखिए जब पैरा चेंज करके लिखेंगे तो यहां से जहां से लिख रहे हैं यहीं से लिखना शुरू करना। ये आपको अट्रैक्टिव बनाएगा, आपके क्वेश्चन को, आपका राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाएगा। तो मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत भित्ति चित्र एक महत्वपूर्ण भाग है। इन मधुबनी पेंटिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्रेफिटी आर्ट। तो द ग्रेफिटी आर्ट कैन बी अंडरस्टूड फॉलोइंग। तो निम्नलिखित रूप में भित्ति चित्र को समझा जा सकता है। अगर ऐसा करके लिखेंगे तो स्ट्रक्चर बना देंगे, और नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। भित्ति चित्र के 3 रूप हैं। देयर आर 3 पार्ट ऑफ ग्रेफिटी, और उसके बाद तीनों पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश गड़बड़ा गया है, यहाँ पर 3 रूप हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ म्यूरल या 3 फॉर्म ऑफ ग्रेफिटी। तो ग्रेफिटी के 3 फॉर्म है। भित्ति चित्र के 3 रूप हैं। पहला है गोसनी होम डेकोरेशन, सेकेंड है डेकोरेशन ऑफ द हाउस ऑफ कोहबर, एंगुलर डेकोरेशन ऑफ द कोहबर हाउस। तो गोसनी घर की सजावट, कोहबर के घर की सजावट, और कोहबर घर के कोनिये की सजावट, कोना की सजावट। एक सामान्य दीवार की सजावट हो गया, एक कोना का सजावट। ये कोना जो है ना, कॉर्नर की सजावट। कॉर्नर की सजावट कैसे करेंगे, तो ये 3 बात है। तो इसको आप एक्सप्लेन करके एक पैराम दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन के बाद ग्रेफिटी के बारे में बताया। अब इसी में मैंने बताया कि हो सकता है कि भित्ति चित्र पर सीधे प्रश्न पूछ दे, तो इसके अंतर्गत क्या करना होगा कि आपको देखिए बस यहाँ अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है। अगर गोसनी घर की सजावट दिया तो आप इसमें बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो गोसनी घर किसको कहते हैं, तो जहां पर कि ईश्वर की मूर्तियां, आइडल ऑफ गॉड आर केप्ट इन दैट होम, दैट इज गोसनी होम। तो गोसनी होम का मतलब क्या है कि गोसनी घर की का मतलब क्या है कि गोसनी घर वह जगह होता है जहां पर कि गोसनी घर की सजावट का मतलब है। ये जो नोट्स आप लोग मांग रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर का नोट्स अवेलेबल करा दीजिए, तो मैंने कहा भी है आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल, पूरा इतिहास मेन से रिलेटेड बहुत लिमिटेड नोट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। और उसमें मैंने बताया केबीसी नैनो वाली जो बुक है, जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक, उसको आप फॉलो कीजिए ना, उसको फॉलो कीजिएगा तो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब कंटेंट का प्रेजेंटेशन मैं यहाँ बता रहा हूँ, और उसमें भी तो मैं एक एक चीज बता दे रहा हूं, और आपको बस लिखना है और अच्छे से प्रेजेंट करना है। और बाकी देखिए कुछ चीजों में क्या है ना कि लिमिटेड हो करके रह सकते हैं आप, और कुछ चीजों के लिए अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए। आप जितना ज्यादा क्रिएटिव होंगे तो उतना ही पूरा आंसर लिखने की संभावना रहेगी। असल में एक चीज और होता है बीपीएससी में कि कई बार जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और उसके बाद स्टैटिस्टिक होता है, डीआई होता है। तो डीआई के प्रश्न बनाने के क्रम में कि कुछ लोगों के समय ज़्यादा चले जाते हैं तो वहाँ कम समय रहता है। अगर डीआई आपने 72 नंबर का बना दिया, बहुत ही देखिए आसानी से आप ये कर सकते हैं। अगर 72 नंबर आपने बना लिया तो मैंने जो बताया, अच्छा हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी ने आंसर लिखा था उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उसने पैरा में दे दिया, अब बाकी सारा को पीटी की तरह जो पॉइंट होता है उस पॉइंट में लिख के मुझे भेज दिया, तो वो भी गलत तरीका है। मैंने बताया कि पॉइंट में लिखने का, तो आप ये लिख सकते हैं कि जैसे इंट्रोडक्शन दे दिए, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, इसके बाद यहाँ जो लिखेंगे इसको जो पॉइंट में देंगे तो यहाँ ऐसे देंगे कि मधुबनी पेंटिंग का एक प्रमुख रूप भित्ति चित्र है जिसके 3 रूप हैं, और तब तीनों पॉइंट को दे दीजिए, गोसनी घर की सजावट, कोहबर घर की सजावट, कोहबर घर के कोनिये की सजावट। तो ये पॉइंट देकर फिर अगला पॉइंट, अगला को एक्सप्लेन कर दिया। अगला जो है निर्माण में भूमिका, अच्छा हाँ, विषय वस्तु, अन्य विशेषताएं, अरिपन, अन्य रूप, चलिए ठीक है। तो इसमें देखिए तब क्या करना है कि जो निर्माण में भूमिका, तो अब क्या है कि इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि आप भित्ति चित्र के बाद अरिपन को बता करके फिर यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है
कि मधुबनी पेंटिंग के निर्माण में मुख्य योगदान महिलाओं का है, पूर्ण रूप से महिलाओं का योगदान है। और इसमें भी महिलाओं में भी जो स्टार्ट जो होता है इसका, तो इसमें कायस्थ परिवार की महिलाएं और ब्राह्मण परिवार की जो महिलाएं हैं उनका योगदान है। तो इसको आप एक पैरा बना कर लिख सकते हैं, या आपके पास समय नहीं है, जैसे आपने स्टेट्स में ज्यादा समय लिया तो डायरेक्ट यहां दे सकते हैं कि मधुबनी चित्रकला के निर्माण में मुख्य भूमिका महिलाओं की होती है, और महिलाओं के अंतर्गत यह दो मुख्य जो जातिगत परिवारों का योगदान इसमें देखा जा सकता है। तो उसमें ब्राह्मण परिवार की महिलाएं, दूसरा कायस्थ परिवार की महिलाएं। तो इस तरह से आप पॉइंट में दे सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर देंगे कि मधुबनी पेंटिंग के विकास में पूर्ण रूप से महिलाओं का योगदान रहा है। इसमें चित्रों का निर्माण सामान्यतया महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और महिलाओं में भी जो विशेष जाति विशेष के अंतर्गत ब्राह्मण परिवार एवं कायस्थ परिवार की महिलाओं का योगदान मुख्य रूप से है। हालांकि बाद के वर्षों में यह दायरा खत्म होता है, जातिगत दायरा खत्म होता है, और क्षेत्रगत दायरा भी खत्म होता है। जो केवल मिथिला तक सीमित था वो अब मिथिला के बाहर है। जो केवल ब्राह्मण और कायस्थ महिलाओं की बात थी तो अब उससे वो बाहर है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट आपको देना होगा, तो वो देने के लिए, लेकिन इसकी जो इस शैली का जो विकास किया गया, इस शैली के विकास में इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस आर्ट, तो इस कला के विकास में यह मुख्य योगदान ब्राह्मण एवं कायस्थ महिलाओं का था। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि विषय वस्तु क्या है, कि व्हाट आर द कंटेंट। तो इसमें कंटेंट क्या है, तो यहां पर याद रखिएगा, जब स्वाभाविक सी बात है, जब गोसनी घर की में चित्रण होगा तो वहां धार्मिक है। इन द गोसनी होम मीन्स दैट होम ऑफ आइडल ऑफ गॉड, तो ईश्वर की मूर्तियों का जो घर होता है उसको गोसनी घर बोलते हैं। तो वहां रिलीजियस थॉट है। जबकि आप कोहबर घर की बात करेंगे, तो कोहबर हाउस की बात करेंगे, तो वहां कामुकता है, वहां सेक्सुअलिटी है। तो ये दो चीजें हैं। और इसके अलावा प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीक के रूप में पशु पक्षियों और वनस्पतियों के चित्र का चित्रण किया गया है, प्रतीकात्मक। तो पिक्चर ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड प्लांट्स, सिंबॉलिक। तो ये तीन चीजें हैं। और इसी तीन चीजों को फिर मैंने बताया कि मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत विस्तृत, यानी कि विषय वस्तु व्यापक है, कि ब्रॉडर कंटेंट्स आर फाउंड व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसे 3 भागों में बांटा जा सकता है: धार्मिक, कामुकता, पशु पक्षियों और वनस्पतियों के चित्र, प्रतीकात्मक। तो इस तरह से पॉइंट फॉर्मेट में दे सकते हैं, या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक्सप्लेन करेंगे तो वही बताएंगे कि गोसनी घर में धार्मिक। अब देखिए, जितना मैंने यहाँ पॉइंट बनाया है उस आधार से अगर आप हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए टीचर को सब पता रहता है, तो वो आपको क्या करना है कि आपको बस प्रेजेंट कर देना है। दूसरी बात, अगर किसी पार्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन आ गया तब उसको एक्सप्लेन कीजिए। जब आ गया कि मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत भित्ति चित्र के विषय वस्तु की व्याख्या करें, तो विषय वस्तु की व्याख्या करें तो एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन कॉमन हो जाएगा। अब बीच का जो पार्ट है इसमें तीनों को 3 पार्ट में बांट दीजिए। धार्मिक किस रूप में है, तो धार्मिक बताने के लिए आपको गोसनी घर को बताना होगा, और इससे पहले विषय वस्तु पाने से पहले बताना होगा कि भित्ति चित्र के अंतर्गत क्या क्या पार्ट है, और तब उसके कंटेंट पे जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। आंसर लिखना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप क्वेश्चन को अगर समझ जाए तो यहां पर लिखेंगे विषय वस्तु के अंतर्गत, कंटेंट के अंतर्गत, तो लिखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग के विषय वस्तु को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। कंटेंट ऑफ मधुबनी पेंटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स इन विच, जिसमें 3 पॉइंट्स कैन बी अंडरस्टूड, मतलब कि 3 बिंदुओं को समझा जा सकता है। और तब उसमें लिखेंगे, पहला लिखेंगे धार्मिक, और धार्मिक में यहां पर लिख सकते हैं डेस्ट में गोसनी घर में चित्रण। जब गोसनी घर में चित्रण है, इलस्ट्रेशन इन गोसनी होम। और उसके बाद कामुकता, सेक्सुअलिटी इन कोहबर हाउस, तो कोहबर घर में चित्रण।
और उसके अलावा जो कॉर्नर वाले पार्ट में है तो वहां पशु पक्षियों और वनस्पतियों का चित्रण, तो इलस्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एज सिंबॉलिक, तो सिंबॉलिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में। तो ये प्रतीकात्मक रूप में यानी कि जैसे कि कामुकता को भी दिखाना है, धार्मिकता को भी दिखाना है, तो वहाँ ह्यूमन बीइंग के जगह पर वहाँ पर पशु पक्षी के माध्यम से भी इसको दिखाया जा सकता है। क्लियर। विषय वस्तु के बाद आएंगे अन्य विशेषताएं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ अन्य विशेषता में ये फॉन्ट मिसिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अन्य विशेषता यानी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, या अदर कंटेंट्स। तो ये विशेषता में दीवारों, कपड़ों और कागज पर निर्माण। तो पहले क्या था कि भित्ति चित्र केवल दीवार पर होता था, लेकिन अब क्या है कि इसके अलावा जो यहां पर देखिएगा कि मधुबनी पेंटिंग, तो कंस्ट्रक्शन, इलस्ट्रेशन कर सकते, इलस्ट्रेशन ऑन वॉल्स, क्लॉथ एंड पेपर। तो दीवारों, कपड़ों और कागज पर निर्माण, उंगलियों या बांस की कुची का निर्माण। तो इन द मेकिंग ऑफ मधुबनी पेंटिंग फिंगर्स आर यूज्ड एंड अदर दैट ब्रश ऑफ बम्बू स्टिक आर यूज्ड। तो इसमें क्या किया जाता है, उंगलियों का प्रयोग किया जाता है या बांस की कुची का प्रयोग किया जाता है। लोक कल्पना और कला से गहरा भावात्मक लगाव, तो अ डीप इमोशनल अटैचमेंट, फोल्क फैंटेसी और एंड आर्ट। तो जो लोक कला से इसका गहरा संबंध है। लोक कला ही नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, पार्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड है, दैट मीन्स फोल्क आर्ट, इट इज रिलेटेड टू फोल्क आर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर केमिकल कलर्स आर यूज्ड नाउअडेज। आजकल क्या होता है कि केमिकल कलर यानी कि रासायनिक रंगों का प्रयोग करते हैं, लेकिन when it was developed, जब इसका it was originated, जब इसका उद्भव हुआ था, in that time usage of vegetable colors, तो जो वनस्पति रंगों का प्रयोग किया गया वनस्पति रंगों का प्रयोग किया गया। अब हल्दी है, हल्दी से पीला रंग बना दिए, उसी तरह से तो अलग अलग चीजों से अलग अलग रंग बना दिए, यानी पत्ते हैं तो उससे हरा रंग बना दिए। तो यहाँ पर जो वनस्पति रंग का प्रयोग किया जाता था, तो वनस्पति रंग का प्रयोग किया जाता था। तो ये इसकी अन्य विशेषता है। तो विशेषता क्या है, क्या हो गया, पहला हो गया दीवार, कपड़ा और कागज पर निर्माण। दूसरा क्या हो गया कि उंगलियों या बांस की कुच्चियों का प्रयोग। तीसरा हो गया कि लोक कला के साथ में इसका गहरा संबंध, ठीक है। चौथा क्या हो गया, वनस्पति रंगों का प्रयोग। लेकिन इसी में कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको आप दे सकते हैं कि जो वनस्पति रंग का जो प्रयोग किया जाता है, तो वनस्पति रंग के प्रयोग के जगह पर आजकल केमिकल रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अरिपन। अब अरिपन क्या है, और अरिपन में याद रखिएगा, अरिपन मतलब कि पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इसमें चावल का जो ये पिसा हुआ जो चावल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो और उंगलियों से इसका यूज किया जाता है। राइस को वाटर में, जो पिसा हुआ राइस होता है उसको वाटर में मिला करके उसका यूज किया जाता है। तो अरिपन, तो सबसे पहले तो बताना कि अरिपन क्या है। तो अरिपन क्या, इस पैरा को लिखने के लिए भी सबसे पहले तो बताएंगे, एट फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इट इज अ पार्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी कला के अंतर्गत अरिपन एक मुख्य रूप है, अरिपन एक मुख्य भाग है। अरिपन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग। यह है क्या, व्हाट इज, तो इट इज मेड बाय फिंगर्स। तो ये उंगलियों से बनाया जाता है, जनरली उंगली से ही बनाया जाता है। इन द कोर्टयार्ड और द डोरवे, तो ये दरवाजा और चौखट पर, आंगन कोर्टयार्ड में या चौखट पर, द डोरवे चौखट में बनाया जाता है। देखते ही हैं जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है, खास करके जब धार्मिक होता है। अभी भी तो जब 15 अगस्त, अभी 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, तो वहाँ पर देखिएगा कि क्या करते हैं, नीचे में पिक्चराइजेशन इंडिया का मैप बना दी है। तो उस तरह से तो यहाँ तो हालांकि चूना वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कूटे हुए चावल का यूज किया जाता है। क्रश्ड राइस और राइस वाटर कलर, यानी कि
चावल पानी रंग से, चावल पानी मिला करके और उसी में रंग मिला दिए तो वो अलग अलग रंग का हो जाता है। चावल पिसा हुआ चावल है ना, उसमें अलग अलग कलर डाल देंगे तो अलग अलग तरह का रंग हो जाएगा। अब उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उससे आंगन में बना दिया जाता है। इट हैज 5 कैटेगरीज, इसमें 5 श्रेणियां हैं। अब इसको लिखना क्या, लिखना अपने भाषा में। मैंने कहा कि मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भाग अरिपन है। अरिपन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन मधुबनी पेंटिंग, जिसमें इन विच पिक्चर्स आर मेड, जिसमें जो तस्वीरें बनाई जाती है, यानी तस्वीरें नहीं कही है, जिसमें कि चित्रण, जिसमें चित्रण किया जाता है। इन विच इलस्ट्रेशन इज डन बाय फिंगर्स, जिसमें चित्रण उंगलियों से किया जाता है। चावल पानी रंग का प्रयोग किया जाता है, कूटा हुआ चावल। तो क्रश्ड राइस, वाटर एंड कलर्ड आर यूज्ड एंड इट इज मेड ऑन द डोरवे, या चौखट पर बनाया जाता है, और इन कोर्टयार्ड या आंगन में बनाया जाता है। क्लियर? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि अरिपन क्या है। तो अरिपन इज अ वन टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन और पेंटिंग व्हिच इज मेड बाय फिंगर्स in the courtyard or in the on the doorway and it is made by crushed rice water color. Clear? तो ये क्या है, तो अरिपन उंगलियों से बनाए जाने वाला चित्रण होता है जो आंगन में या चौखट पर बनाया जाता है, जिसमें कूटे हुए चावल पानी और रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को अरिपन कहते हैं। इसके 5 प्रकार हैं, इसकी 5 श्रेणियां हैं। इट हैज 5 कैटेगरीज। इसमें 5 को लिखना पड़ेगा, 5 को आपको याद करना पड़ेगा। एक क्या है, मनुष्य और पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र, पिक्चर शोइंग ह्यूमन एंड एनिमल बर्ड्स। दूसरा क्या, पहला क्या है, मनुष्य पशु पक्षी का चित्र। तीसरा क्या, फूल पेड़ और फलों का चित्र, तो पिक्चर्स ऑफ फ्लावर ट्रीज एंड फ्रूट्स। तीसरा क्या, तंत्रवादी प्रतीकों पर आधारित चित्र, तंत्र मंत्र से संबंधित, तो इमेजेस बेस्ड ऑन तांत्रिक सिंबल्स। देवी देवताओं का चित्र, इमेजेस ऑफ डेटीज, देवी देवताओं का चित्र। स्वास्तिक दीप आदि के आकार, शेप ऑफ स्वास्तिक लैंप ईटीसी, मतलब कि दीपक बना देते हैं इस तरह से दीपक बना दिया जाता है, या फिर ये स्वास्तिक चिन्ह बना दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि चित्रण किया जाता है, यानी कि तो दीपक बना दिया गया या फिर स्वास्तिक चिन्ह बना दिया गया। तो क्या क्या 5 कैटेगरी क्या क्या है। पहला क्या, देयर आर 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरी है। एक क्या है, तो मनुष्य और पशु पक्षी। दूसरा क्या है, फूल पत्तियों का, ये फूल पेड़ पौधों का। तीसरा कौन हो गया, तो तीसरा देवी देवताओं का। चौथा कौन सा हो गया, तो चौथा हो गया आपका जो तंत्रवादी यानी तंत्र मंत्र से संबंधित जो कुछ सिंबल वगैरह होते हैं ना, वो सब हो गया। और 5वां क्या हो गया, 5वां स्वास्तिक चिन्ह वगैरह, दीपक वगैरह, ये सब का चित्रण। तो ये 5 कैटेगरीज हैं, देयर आर 5 कैटेगरीज। मधुबनी पेंटिंग में सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन के बाद क्या किया, भित्ति चित्र किया। भित्ति चित्र के अंतर्गत जो 3 प्रकार का मैंने बताया। एक क्या हो जाएगा, गोसनी घर। दूसरा हो गया कोहबर घर, और कोहबर घर के अलावा कोहबर घर का कोना, कॉर्नर। और उसके बाद तब हम लोगों ने किया कि इसके अंतर्गत इसकी विशेषता क्या है, इसके निर्माण में भूमिका किसकी है, महिलाओं की भूमिका थी, और खास करके ब्राह्मण और कायस्थ महिलाओं ने इसके उद्भव में योगदान दिया। हालांकि बाद में यह विस्तृत हो गया और तब फिर उसकी विशेषताओं को हम लोगों ने कर लिया। फिर उसके बाद आए हम लोग अरिपन में। अरिपन के बाद अब इसके अलावा जो अरिपन का अन्य रूप, देखिए अरिपन में सबसे पहले हम लोगों ने 2 चीज बताया कि अरिपन है क्या, और अरिपन की 5 श्रेणियां हैं। जो कहां बनाया जाता है, चौखट पर और आंगन में बनाया जाता है। अब तो हम लोगों ने अरिपन में अरिपन वी हैड स्टडीड, हम लोगों ने पढ़ा कि अरिपन इज मेड इन 5 कैटेगरीज, 5 श्रेणियों में बनाया जाता है। एंड ऑन डोरवे, चौखट पर, और इन कोर्टयार्ड या फिर आंगन में। इसके अलावा अदर देन दीज 2, मतलब कि वो चौखट और आंगन के अलावा कहां कहां होता है, तो एक होता है तुलसी पूजा के अवसर पर अरिपन।
तो अरिपन के अन्य रूप भी हैं, अरिपन के अन्य रूप भी हैं। तो कौन कौन से रूप हैं? तो एक हो गया अरिपन ऑन द ओकेजन ऑफ तुलसी पूजा, तुलसी पूजा के अवसर पर अरिपन। दूसरा क्या हो गया? कल्याणवादी अरिपन, वेलफेयर अरिपन। तीसरा क्या हो गया? विवाह उत्सव पर पत्तियों के आकार का अरिपन, तो लीफ शेप्ड अरिपन ऑन वेडिंग सेरेमनीज। और इसी में आप दे सकते हैं, ये चौथा पार्ट होना चाहिए, पर्व त्योहार और पारिवारिक अनुष्ठानों से संबंधित, जो इट इज रिलेटिंग टू फेस्टिवल एंड फैमिली रिचुअल्स। तो ये इसी में दे सकते हैं। इसका एक पॉइंट बता सकते हैं कि ये जो अरिपन है, अरिपन क्या है? तो पर्व त्योहार से भी संबंधित होता है और साथ ही साथ पारिवारिक अनुष्ठानों से भी। इट इज ऑल्सो रिलेटिंग टू फेस्टिवल्स एंड रिलेटेड टू फैमिली रिचुअल्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? भित्ति चित्र को अलग 3 पार्ट में बांट कर देख लिया, और उसके बाद फिर अरिपन किया। तो अरिपन का 2 पार्ट, पहला पार्ट जो था अरिपन का कि अरिपन क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, और उसके बाद इसके अन्य रूप क्या है और ये कहाँ यूज किए जाते हैं पर्व त्योहार और पारिवारिक अनुष्ठानों में। इसके बाद है मधुबनी चित्रकला ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इट हैड गॉट इंटरनेशनल फेम। तो इंटरनेशनल जो फेम प्राप्त किया है वो उसके अंतर्गत जो मधुबनी चित्रकला का लोकप्रिय रूप कौन सा है? तो पॉपुलर फॉर्म ऑफ मधुबनी पेंटिंग। तो देखिए हाल के वर्षों में यह लोकप्रिय रूप धारण किया, यानी 3-4 दशकों से, यानी आप देखेंगे कि 90s के बाद 1990 के बाद से लेकर के इसमें क्या हुआ कि लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिली। और इसमें जो इसकी जो स्टार्ट में जो इसको डेवलप करने में सिया देवी और कौशल्या देवी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। दे वर द मेन रिप्रेजेंटेटिव। और इसके अलावा देखिएगा आप, ये केवल मधुबनी में ही डेवलप नहीं हुआ, मिथिला क्षेत्र में ही डेवलप नहीं हुआ। मिथिला मतलब कि मधुबनी, सिमरी, लहरियासराय के अलावा रांची, झारखंड में भी, यानी जहां जहां मिथिला के लोग बसे, स्पेशली मिथिला के लोग बसे, तो चूंकि शुरू में क्या था कि मैथिल ब्राह्मण और जो मैथिल कायस्थ परिवार हैं उनके द्वारा इसका विकास किया गया। हालांकि बाद में फिर ये जातिगत दायरे से बाहर निकल गया, तो लेकिन फिर भी तो ये लोग जहां जहां जाके बसे वहीं पर इस कला को विकसित रूप दिया, यानी कि कला के विकास में योगदान दिया। और बाद में तब यही इसी पेंटिंग की विदेशों में जब प्रदर्शनियां लगी तो फिर ये पुरस्कृत किए जाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो मधुबनी चित्रकला का लोकप्रिय रूप हाल के वर्षों में प्राप्त होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पॉइंट लिखकर एक्सप्लेन मत कीजिए, पैरा चेंज करके डायरेक्ट एक्सप्लेन कीजिए, और जो तरीका मैंने लिखने का बताया वो लिखने के तरीका को फॉलो कीजिए। या डायरेक्ट देंगे मधुबनी चित्रकला का लोकप्रिय रूप हाल के वर्षों में देखा जाता है। हाल के वर्षों में यह लोकप्रिय रूप धारण किया। इसकी मुख्य प्रतिनिधि इट बिकेम पॉपुलर फॉर्म इन रिसेंट ईयर्स। द चीफ रिप्रेजेंटेटिव, मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस आर्ट इज सिया देवी एंड कौशल्या देवी। तो सिया देवी और कौशल्या देवी इसके मुख्य प्रतिनिधि हैं, और इसके मुख्य केंद्र मधुबनी, सिमरी, लहरियासराय और रांची इत्यादि में देखे जा सकते हैं। तो द मेन सेंटर ऑफ दिस आर्ट इज मधुबनी, सिमरी, लहरियासराय, रांची, ETC। एंड एग्जीबिशन इन एब्रॉड कैन बी सीन। तो विदेशों में प्रदर्शनियां भी देखी जा सकती हैं। क्लियर? इसके बाद तब यहाँ पर बताएंगे कि जापान से रिलेटेड जो शशिकला देवी हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जापान में मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय अवस्थित है। इन जापान म्यूजियम ऑफ मिथिला पेंटिंग इज लोकेटेड, जिसमें शशिकला देवी की पेंटिंग की प्रदर्शनी की गई। एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग ऑफ शशिकला देवी वॉज डन। यह एक अनूठा संग्रहालय है। इट इज अ यूनिक म्यूजियम जिसमें परंपरागत और आधुनिकता का समन्वय किया गया है। इन विच कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी आर डन। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें परंपरागत और आधुनिकता का समन्वय किया गया। कहाँ? जो म्यूजियम है जापान में। तो जापान में जो म्यूजियम है तो उसमें आप देखेंगे परंपरागत और आधुनिकता का समन्वय दिखाई पड़ता है। क्लियर? आप लोग आंसर लिख नहीं रहे हैं तो आंसर ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तभी जाकर के, मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आपके पढ़ने से नहीं होगा, मुख्य परीक्षा लिखने से होता है।
राइटिंग अगर आपकी डेवलप नहीं होगी तो फिर कितना भी पढ़ लीजिए कोई फायदा नहीं है। और किसी ने एक आंसर मुझे भेजा था और उस आंसर में हालांकि जो पहला जो मैंने कमेंट किया वो कमेंट यही था कि इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां का मतलब ये नहीं है कि आप लिखना बंद कर दीजिए। अगर मैं कमी बता रहा हूं, देखिए पहली बात तो मैं उन सभी लोगों को ये शुभकामनाएं दूंगा, वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आंसर लिख के भेजा है, यानी आप अच्छा कर रहे हैं। लोग तो आंसर लिख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि लिखना है। ये तो वही हो गया कि तेरे बारे में नहीं सोचूंगा यही सोचते रहता हूं, तो ये फिर वो समस्या क्रिएट होगी। ठीक है, तो मतलब कि मैं आंसर लिखूंगा 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 यही सोचते रहिए तो उससे आंसर लिखा नहीं जाएगा। आंसर लिखिए, गलत हो सही हो जैसा भी हो, आप लिखेंगे तब तो मैं कमेंट करूंगा। आप लिखेंगे नहीं तो कमेंट क्यों करूंगा? और जब मैं कमेंट करता हूं तो उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ी सी कड़वी लगती है, जब मैं आपकी कमी निकालूंगा तो थोड़ा सा आपको खराब लगेगा कि सर ने यह कमी निकाला। हो सकता है कई बार मैं प्रशंसा ना करूं, लेकिन क्या होता है ना कि प्रशंसा अगर कर दिया जाएगा तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा, तो मनोबल बढ़ जाएगा तो आप वैसा ही लिखते रह जाइएगा। और यहाँ पर क्या है कि 6 लाख तक, मतलब कि 4-5-6 लाख तक फॉर्म गिर जाते हैं। अगर इतने लोग पीटी में बैठ रहे हैं तो समझिए कि मेंस में जाते हुए, यानी कि मेंस तक पहुंचने में ही लोगों को कठिनाई हो जाएगी। और जब मेंस में पहुंचने में कठिनाई हो जाएगी तो उस समय जो भी अच्छा आंसर लिख रहा है या लगातार प्रैक्टिस में है तो वो आसानी से सफलता प्राप्त कर लेगा। तो सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? सर आप तो बोले कि ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो आपको नहीं मिला है यानी आप ग्रुप में शामिल नहीं है, ग्रुप में मिल चुका है, बाकी लोगों को पता है, बाकी लोग वहाँ ये कर सकते हैं आपको। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो आप कांटेक्ट कीजिए, मिशन 50 के जो कांटेक्ट नंबर है उससे कांटेक्ट कीजिए और आपको मिल जाएगा। पीडीएफ ग्रुप में डाला जा चुका है, लोग आंसर लिख कर के भी भेज रहे हैं, कई लोगों ने आंसर लिख कर भेजा है मैंने चेक करके उस पर कमेंट भी कर दिया। क्लियर? तो चलिए पहले इसको खत्म कर लिया जाए, फिर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो मधुबनी पेंटिंग की बात की, तो सबसे पहले बात किया हम लोगों ने भित्ति चित्र का। भित्ति चित्र के अंतर्गत 2-3 पार्ट देखा था। यानी पहला तो भित्ति चित्र के अंतर्गत क्या भित्ति चित्र कहाँ बनाया जाता है और भित्ति चित्र के निर्माण में किसका योगदान है, भित्ति चित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो हम लोगों ने देख लिया। फिर अरिपन पे, अरिपन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि अरिपन पहले तो है क्या, फिर अरिपन के प्रकार कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम लोगों ने किया कि अरिपन का अन्य रूप क्या क्या है। दूसरी बात की फेस्टिवल्स में और जो सोशल रिचुअल्स हैं उसमें, तो पर्व त्योहार में तथा सामाजिक अनुष्ठानों में अरिपन का प्रयोग किया गया। अब है कि इसको पॉपुलैरिटी मिली, तो उसमें मैंने बताया कि इसमें लोकप्रिय रूप कैसे लिया। और फिर हम लोग आ रहे हैं कि लोकप्रिय रूप लेने के अंतर्गत आप देखेंगे जापान में मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय है, जिसमें कि क्या किया गया, शशिकला देवी की पेंटिंग की प्रदर्शनी हुई। यह एक अनूठा संग्रहालय बना और साथ ही साथ जिसमें परंपरागत के साथ साथ आधुनिकता का भी समन्वय किया गया। अब एक पार्ट और हम लोग करते हैं कि जो स्टार्ट में ही मैंने बताया था 6 पार्ट में बांटकर देखा था हम लोगों ने। तो 5वां पार्ट क्या था, चित्रकला की प्रमुख शैलियां। इसमें एक कचनी शैली है, दूसरा भरनी शैली है। अब देखिए ये कचनी शैली, भरनी शैली, ये फिर एक चीज मैं बता रहा हूं कि इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस आर्ट, इस कला का जो विकसित रूप दिखाई पड़ता है, वो विकसित रूप जो दिखाई पड़ता है उस विकसित रूप में ये क्षेत्र के दायरा को खत्म कर दिया, ये जाति के दायरा को खत्म कर दिया। इन द ब्रॉडर फॉर्म ऑफ दिस आर्ट देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ एरिया, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ कास्ट, बट इट वाज ओरिजिनेटेड इन अ पार्टिकुलर एरिया एंड बाय द पार्टिकुलर कास्ट। तो इसका जो विकास होता है, और इसी के अंतर्गत देखेंगे रांटी मधुबनी के कायस्थों की शैली है कचनी शैली, और वहीं पर जितवारपुर मधुबनी के ब्राह्मणों की शैली है भरनी शैली। तो 2 है, कचनी शैली
कचनी शैली यानी कि इसमें देखिए कचनी शैली जब बोलते हैं तो उसमें कच्चा काला रंग का ज्यादा प्रयोग है, कचनी काला रंग। अब भरनी के जब बात बोलते हैं तो काला कलर का केवल जो है लाइन है, उसमें भरा हुआ है रंग, यही है कचनी और भरनी। मतलब कचनी शैली में काला रंग से ही बना दिया गया है, और भरनी शैली में क्या किया, काला रंग से केवल लाइन खींचा गया है और उसमें भरा गया, भर दिया गया, भरनी शैली। तो वही फिल करने वाला है भरनी, और ब्लैक कलर का मोर यूज है वो कचनी। ठीक है। तो यहाँ क्या देखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत दो प्रमुख शैलियों का विकास हुआ। इन मधुबनी पेंटिंग there are two main styles which can be developed, which were developed by a particular region by particular caste। तो जो विकसित किया गया एक क्षेत्र विशेष में और जाति विशेष के द्वारा। तो कचनी और भरनी शैली पर निर्मित कलाकृतियों से इसे समझा जा सकता है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय आर्टिफैक्ट्स बिल्ट ऑन द कचनी एंड भरनी स्टाइल। व्हाट इज कचनी स्टाइल? कचनी शैली क्या है? तो कचनी शैली का विकास रांटी मधुबनी के कायस्थों की शैली है। तो कचनी स्टाइल इज अ स्टाइल ऑफ कायस्थ ऑफ रांटी मधुबनी इन विच, जिसमें काले रंग का अधिक प्रयोग किया गया, ब्लैक कलर वॉज मोर यूज्ड। इन भरनी स्टाइल, भरनी शैली में भरनी शैली का विकास जितवारपुर या भरनी शैली जितवारपुर मधुबनी के ब्राह्मणों की शैली है। भरनी स्टाइल इज अ स्टाइल ऑफ ब्राह्मण ऑफ जितवारपुर मधुबनी। इसमें काले रंग का केवल रेखांकन किया गया है। ब्लैक कलर ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लैक कलर इज ओनली एंड आफ्टर द कलर आर फिल्ड इन दैट पार्ट। तो उसमें क्या किया गया, रंगों को भरा गया है। क्लियर? अब मैं एक मॉडल आंसर भी आप लोग को लिख करके ग्रुप में डालूंगा, मॉडल आंसर भी एक लिख के दे दूंगा, तो जिससे आपको पता चले। हालांकि सब कुछ मैं बता ही दे रहा हूं, लिखना आपको चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार की समस्या हो रही है तो मैं एक आंसर भी लिख करके डाल दूंगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा कि हिस्ट्री में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे। तो जो संथाल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो अल्टरनेट डे में जो हमारी क्लास चल रही है, तो डेट मीन्स की इन द क्लास ऑफ सैटरडे, तो सैटरडे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आगे करेंगे। और वो आपकी जो पॉलिटी वाली क्लास है वो भी चलती रहेगी। बीच में भी हो सकता है कि ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो, ज्योग्राफी जीएस का ज्योग्राफी वाला सेक्शन भी स्टार्ट हो, या फिर अदर सेक्शन भी स्टार्ट हो। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। और हम लोग पूरी तरह से अभी जब तक यानी कि अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले से कर ली जाए तो पीटी के बाद आपके पास समय अगर कम भी रहता है तो भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। और हालांकि बीपीएससी का जो मेंस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि एक लिमिटेड पार्ट है। और अगर पीटी को ही आपने बहुत कायदे से पढ़ रखा है तो मेंस के स्तर पर आपको ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के सेक्शन में, ज्योग्राफी के सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस टेक में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ देखिएगा क्रिएटिविटी ज़्यादा है। और फैक्चुअल टाइप का अगर आप पार्ट कीजिएगा तो सेकेंड पेपर में पॉलिटी हो जाता है और फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री हो जाता है, जहां फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ में अगर तैयार कर ले तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन एग्जैक्ट रूप से आप करंट अफेयर्स में कुछ दावा नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर्स है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और दूसरी बात की ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन है उसको आप उठा के देखिए तो वहाँ आपकी क्रिएटिविटी ही मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री अच्छा रखते हैं फर्स्ट पेपर में और पॉलिटी अच्छा रखते हैं सेकेंड पेपर में, तो आपके लिए नंबर ज़्यादा करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये दो सेक्शन में ठीक ठाक आप तैयारी करके जा सकते हैं, लेकिन बाकी सेक्शन में तैयारी करके जा नहीं सकते हैं। हाँ, और फर्स्ट पेपर में स्टेट्स की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको फायदा करेगा। और करंट का तो वही पीटी का एग्जाम देने के बाद तब फिर आप करंट पर लगेंगे। कहीं पीटी देने के बाद जो है मेंस के क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो पीटी का एग्जाम जब दे देते हैं तो उसके बाद मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स तैयार करना शुरू करते हैं।
ठीक है। तो बहुत ही देखिए, जो मुख्य परीक्षा है वो ज्ञान की जीत नहीं है। नॉट द मेन एग्जामिनेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ ये विक्ट्री ऑफ नॉलेज, दैट इज विक्ट्री ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट इज विक्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट। तो वो आपके कॉन्सेप्ट की जीत है, वो आपके प्रस्तुतिकरण की जीत है। तो आप प्रस्तुतिकरण आपको आना चाहिए। सर आंसर ग्रुप में सेंड करना है या आपके नंबर पे? ग्रुप में सेंड करना है। हाँ चलिए, नेक्स्ट है चित्रकला की मुख्य, ये हो गया आपका। अब इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष पे चले जाएंगे। ये खत्म हो गया। कंक्लूजन में क्या बताएंगे? तो देखिए, अब यही पॉइंट पहले मैंने लिख दिया, अब इसको अब लिख रहे हैं अपने शैली में। निष्कर्षतः मधुबनी कला ने लोक कला से अंतर्राष्ट्रीय कला तक की ख्याति प्राप्त की। महिलाओं के सशक्त भूमिका होने के कारण यह महत्वपूर्ण, महिला सशक्तिकरण के कारण भी इसका महत्व है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से महिलाओं की भूमिका वाली कला है। यह बिहार की पहचान है, इसकी विशेषता है, और इस कला के माध्यम से बिहार की स्थिति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा जा सकता है। मतलब यह है कि मधुबनी कला, अच्छा आप लोगों ने देखा था ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन को मजबूत करना था, तो हमने क्रिकेट मैच का आयोजन कर दिया। तो उसी तरह से अगर बिहार को कहीं पर प्रस्तुत करना है तो वहां क्या कर सकते हैं? आर्ट एंड कल्चर का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिए और जाकर के वहां ये प्रस्तुतिकरण के साथ साथ अपने बिहार को भी प्रस्तुत कर दिए, यानी अपने बिहार की भी मजबूत स्थिति को प्रकट कर दिए। तो ये आप बोल सकते हैं कि इसके जरिए बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भूमिका निभाई जा सकती है। तो ये सब कुछ क्रिएटिविटी अपने दिमाग में रखिए, जो अंतिम में आप लिख सकते हैं। तो इन कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग गॉट फेम फ्रॉम फोल्क आर्ट टू इंटरनेशनल आर्ट। इट बिकेम इम्पॉर्टेंट ड्यू टू women empowerment because the role of women as a whole. It is a identity of Bihar and its speciality, and we can present Bihar through this art on national and international level. तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है तो आपका हो गया मधुबनी पेंटिंग हो गया। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? आज पढ़ा आर्ट एंड कल्चर का अंतिम भाग। अच्छा, इसी में मैंने एक और चीज बताया था कि अगर बाय द वे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि बिहार में बिहार की कला एवं संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, या इस तरह का बिहार की कला एवं संस्कृति का संक्षिप्त वर्णन करें। कला एवं संस्कृति का संक्षिप्त वर्णन, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है का संक्षिप्त वर्णन, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन of art and culture of Bihar। सर हर क्वेश्चन में निष्कर्ष देना इम्पोर्टेंट होता है क्या? ये जो क्वेश्चन आप कर रही हैं तो याद रखेंगे कि बिना निष्कर्ष के आंसर हो ही नहीं सकता है। यानी आप जो लिख रहे हैं उसमें आप किस निष्कर्ष पर पहुंची हैं, तो ये देना जरूरी है। दूसरी बात कि मैंने कहा कि जब आप आंसर लिखते हैं तो ये पैरा चेंज करके लिखते हैं।
तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस तरह से निष्कर्ष दे करके और तब आंसर लिखते हैं। ये गलत तरीका है। आपको जो लिखना है निष्कर्षतः, निष्कर्षतः मधुबनी पेंटिंग बिहार की कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है। एज कंक्लूजन इस तरह से लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं अतः मधुबनी पेंटिंग, यानी कि आप यहां पर अतः से कर सकते हैं, निष्कर्षता से लिख सकते हैं। और निष्कर्षता कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि यह गलत तरीका है। निष्कर्षता कुछ नहीं कहा जा सकता है। निष्कर्षता देकर डायरेक्ट लिखिए। कहा जा सकता है कि निष्कर्षता हम जानते हैं कि यह गलत तरीका है लिखने का, वो सब नहीं लिखते हैं। डायरेक्ट निष्कर्षता लिखे, पॉइंट को लिखिए, पॉइंट को रखिए। देयरफॉर इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो देयरफॉर लिख करके और पॉइंट को लिखिए। देयरफॉर मधुबनी पेंटिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ या मधुबनी पेंटिंग गॉट फेम फ्रॉम फोल्क आर्ट टू इंटरनेशनल आर्ट। तो इस तरह से करके आप डायरेक्ट आंसर को लिखें यहाँ पर जो है हर क्वेश्चन में। और निष्कर्ष कंक्लूजन तो देना बहुत ही जरूरी है, बिना कंक्लूजन के आंसर नहीं होता है। क्लियर? तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए तो आते हैं हम लोग। जैसे बिहार की कला एवं संस्कृति का संक्षिप्त वर्णन करें, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, भूमिका से शुरू करेंगे और निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। ये दो पार्ट तो जरूरी है, एसेंशियल है। ये स्टार्ट में ही मैंने चर्चा कर दी है कि आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना है, लेकिन इंट्रोडक्शन लिख के नहीं देना है। मतलब आपने प्रश्न शुरू किया वही आपका इंट्रोडक्शन है, जो छोटा होना चाहिए, जिसमें और जब कंक्लूज कर रहे हैं तो कंक्लूजन में जो है सो आप क्या करेंगे कि यहां मैंने बताया कि प्रश्न को स्पष्ट करना है और यहां जो कुछ आप लिखा उसका क्या रिलेवेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इन्फ्लुएंस है, यानी इसके प्रभाव को, इससे रिलेटेड जो है उसको बताना है। ये नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि समरी दे देते हैं। कंक्लूजन में कुछ लोग समरी दे देते हैं, जो गलत तरीका है। समरी नहीं देना है। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जब आंसर लिखेंगे तो बिहार की कला एवं संस्कृति, तो बिहार की कला एवं संस्कृति कहाँ शुरू होती है? पहली बात तो ये याद रखिएगा, बिहार वाज द एंशिएंट मगध, तो प्राचीन मगध था। तो मगध के विकास से कला एवं संस्कृति का भी विकास शुरू होता है। और जब हड़प्पन काल की बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं, तो वो तो भारत, पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में है। वो सेकेंड टाइप है। ये हम लोग पूर्व में है, और पूर्व में जो डेवलपमेंट होता है वैदिक कल्चर, आर्य उत्तर वैदिक काल के बाद आते हैं। और जब महाजनपद का विकास होता है तो महाजनपद काल से शुरू होता है। तो आप इसको बता सकते हैं महाजनपद काल से अब तक फ्रॉम महाजनपद पीरियड टू टिल नाउ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन बिहार। तो ये एक पार्ट में बताएंगे कि कला एवं संस्कृति का विकास महाजनपद काल से अब तक हुआ। तो ये फ्रॉम महाजनपद पीरियड टू महाजनपद पीरियड टू टिल नाउ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो अब अभी तक टिल नाउ बताएंगे। अब क्या है कि कला का जो अलग अलग रूप है, तो कला के रूप, फॉर्म्स ऑफ आर्ट। तो फॉर्म्स ऑफ आर्ट में कला के रूप में स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, जिसके ज्यादातर साक्ष्य मिले। इसके अलावा चित्रकला है, मृदभांड कला है, अब उसी में भित्ति चित्र वगैरह उसी में आ जाएगा। चित्रकला के अंतर्गत भित्ति चित्र भी आ जाएगा। और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत गुफा चित्र है,
गुफा चित्र तो कला के अलग अलग रूप हैं। तो स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, मृदभांड कला, तो इस तरह से अलग अलग रूप हो गए। तो डिफरेंट फॉर्म्स जब हो गए, डिफरेंट फॉर्म्स, तो फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्ट, और तब इसी में है आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, फिर है स्कल्पचर, स्कल्पचर। जरूरी नहीं है ना कि सब रूप आपको पता हो, जितना आ रहा है उतना लिख देना है, और प्रेजेंटेशन मायने रखता है। पोट्री आर्ट, पोट्री आर्ट में देखेंगे NBPW, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और गुफा चित्र, केव पेंटिंग, केव पेंटिंग। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, जैसे कला के जो रूप हो गए, तो इसने बिहार को कैसे पहचान दिलाई। तो इसमें जब बिहार के पहचान की बात है, तो पहले तो ये कला के रूप बताएंगे, और इस कला के जो उदाहरण है विभिन्न जगहों से लेते हैं, तो यहाँ पर फिर उदाहरण में चले जाएंगे। और उदाहरण के अंतर्गत आप क्या करेंगे, तो जो है मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, पेंटिंग, ठीक है। और इसके बाद जो है आप एक और पार्ट कर देंगे कि विशिष्टता, एक विशिष्टता दे सकते हैं कि लोक कला से, लोक कला, राष्ट्रीय कला, अंतर्राष्ट्रीय कला, लोक कला, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पर देखिए आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। फोल्क आर्ट है, फिर उसके बाद नेशनल आर्ट, इंटरनेशनल आर्ट, यानी कि आप देखेंगे जब से फोल्क आर्ट देखेंगे तो वो सभी के अंतर्गत है, और फोल्क से इंटरनेशनल तक का में ये बिहार की पहचान को दर्शाता है। तो बिहार का जो ये और जो भाग हैं वो आप दे सकते हैं, वो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। कुछ और भी आप पॉइंट्स अगर कहीं पढ़ते हैं उसको डाल करके एक आंसर बना करके और आप सेंड कीजिए, मैं चेक करता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि आपको वहां क्या और जोड़ना है या किस तरह से। तो कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि आंसर क्या लिखना है। जैसे कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे तो एक प्रश्न ये पूछे जाने की संभावना है कि बिहार में कला एवं संस्कृति का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये जो चूंकि 4 इसका पार्ट है, चूंकि 3 तो आपका इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के बारे में तो बताएंगे ही, तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ये तीनों पैरा छोटा छोटा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। इसको बड़ा नहीं, इसको 4 पार्ट में भी बांट सकते हैं। ये 3 पैरा दे दिए और ये चौथा पैरा निष्कर्ष हो गया, और निष्कर्ष से पहले एक छोटा पैरा ये भी हो गया, 5वां पैरा। लेकिन इसके अलावा ये 4 छोटा छोटा पैरा करके मौर्य कला दे दिए। मौर्य कला को, मौर्य कला में भी क्या है, मौर्य कला में देखिए 4 ही पॉइंट आपको डालना है। मौर्य कला में क्या डालना है, तो मौर्य कला में डालना है कि एक राजकीय कला और लोक कला के अंतर्गत मूर्ति कला और स्थापत्य कला। तो इसी को बस इस 4 पॉइंट को उसमें शामिल करना है। जैसे पाल कला की बात आई तो मुख्य रूप से मूर्ति कला में कांस्य मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियां, इसके अलावा चित्रकला, मृदभांड कला, भित्ति चित्र इत्यादि। पटना कलम की बात करेंगे तो मुगलकालीन शैली, मुगलकालीन चित्रकला के पतन के बाद जो पटना कलम एक क्षेत्रीय कला शैली के रूप में पटना कलम का विकास हुआ। तो पटना कलम के विकास हुआ तो उसमें जो है सो मधुबनी पेंटिंग करेंगे तो यहाँ पर हो गया, एक हो गया भित्ति चित्र और दूसरा हो गया अरिपन। तो भित्ति चित्र और अरिपन के अंतर्गत इसकी, तो ये छोटा छोटा करके 4 पैरा लिख दिए, तो यही काफी हो जाएगा आपका आंसर के लिए। यही है। देखिए क्या होता है ना कि लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन जितना आपने पढ़ा अभी तक उसी को प्रेजेंट कर देना है। बिहार की कला एवं संस्कृति का संक्षिप्त वर्णन हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो आज इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनजातीय विद्रोह करेंगे। तो थोड़ा सा जनजातीय विद्रोह पढ़ लीजिएगा, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह को आप पढ़ लेंगे तो अगले क्लास में आपको मजा आएगा। चलिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अच्छा।
अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि सर आलोचनात्मक वर्णन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। गुड। जब आलोचनात्मक कोई वर्णन आता है तो आलोचनात्मक वर्णन में एक पॉइंट याद रखिएगा कि आप वर्णन तो वही करेंगे, सारा पॉइंट वही रहेगा, लेकिन उसमें कमियां निकाल देंगे अगर कोई कमी रही। और किसी भी क्वेश्चन में ये हो सकता है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे मधुबनी पेंटिंग की, तो मधुबनी पेंटिंग में जो जब इसकी शुरुआत होती है तो वो प्राकृतिक रंग से शुरुआत हुई, लेकिन बाद में जो केमिकल रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा। दूसरी बात, पहले जाति विशेष की के द्वारा विकसित हुआ, तो कहीं ना कहीं जाति विशेष का प्रभाव अगर देखा जाए तो वो देखा जा सकता है। तो वो कुछ पॉइंट्स को दे सकते हैं, उस तरह का दे सकते हैं कि यानी कि इसी को कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको धार्मिक रूप देने का भी प्रयास कर सकते हैं, तो वो उसका आलोचनात्मक पक्ष हो गया। तो आलोचनात्मक वर्णन का मतलब हुआ कि जो वर्णन कर रहे हैं उसमें आलोचना के बिंदु भी दे सकते हैं। और मौर्य कला में ये को कैसे, अच्छा मौर्य कला के अंतर्गत आलोचनात्मक वर्णन पूछ रहे हैं, तो मौर्य कला के अंतर्गत तो मैंने बताया था, एक बार देख लीजिएगा थोड़ा, क्या है कि वहाँ राजा जो राजकीय कला अधिक विकसित है, लोक कला तुलनात्मक कम विकसित है। और राजकीय कला में भी देखिएगा तो राजा के इंटरेस्ट की बात थी, राजा के इंटरेस्ट की बात थी, राजा के रुचि की बात थी, जो उस पर दिखाई पड़ता है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। एक बार लिख करके उसका जो आलोचनात्मक पक्ष है वो लिख करके दिखाइए ना, तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ओके।